बताइए कि काला धन, बेनामी संपत्ति के प्रतीक चिन्ह क्या क्या हैं? क्या क्या उभरते हैं आपकी आंखों के सामने? अन्य चिन्हों के अलावा आपको नेता, उनके दल, हेलीकॉप्टर, बेतहाशा प्रचार, चुनाव से पहले की रात, शराब और नोटों का वितरण, रैलियों में चलने के लिए 200 से लेकर 500 नोटों का सामाजिक वितरण वगैरह की छवियां तैरने लगेंगी। काले धन के तमाम अड्डों में एक अड्डा हमारी राजनीति भी है। इसे साधने के लिए न जाने कितने कानून बने, जो भी बने आधे अधूरे बने, और जिन्हें बनाने की बात हुई उन्हें टाल दिया गया। लोगों ने जब पूछना शुरू किया कि रातों रात कैशलेस होने के लिए गरीब जनता पर इतना दबाव डाला जा रहा है, तो राजनीतिक दल क्यों नहीं कैशलेस हो जाते हैं? क्यों नहीं कह देते कि अब किसी से 10 रुपया भी कैश नहीं लेंगे, सिर्फ पेटीएम, मोबीक्विक या एसबीआई बड़ी से चंदा लेंगे? क्या गली गली घूमकर दुकानदारों को कैशलेस लेन देन सिखाने की मीडियाई औपचारिकता करने वाले सांसद मंत्री भी ऐलान कर सकते हैं कि वे अगले चुनाव में किसी से भी कैशलेस चंदा ही लेंगे, ई वॉलेट से ही चंदा लेंगे? कहा जा रहा है कि नोटबंदी से गरीब जनता खुश है क्योंकि अमीरों की नींद उड़ गई है। चैन की नींद सोने वाली उसी गरीब जनता को ये अच्छी तरह से पता है कि अमीरों की उसकी सूची में राजनीतिक दल, सांसद, विधायक आते हैं। वो उन नेताओं का इतिहास अच्छी तरह से जानती है जो जीतने से पहले पैदल होते हैं और जीतने के बाद अकूत संपत्ति के मालिक हो जाते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं। क्या जनता को 8 नवंबर के बाद हुई तमाम रैलियों में दिख रहा है कि वो पहले से शादी हो गई हैं? क्या उस जनता को अब नहीं सुनाई देता कि किसी रैली में 200 और 500 रुपए देकर लोग लाए जा रहे हैं? अब ये बंद हो गया है। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होंगे। गरीब जनता चुनाव से पहले की रातों को जाग कर देखेगी कि जब कोई नेता नोट और शराब बांटने नहीं आएगा। वैसे इस मामले में भी बदनाम गरीब ही किया जाता है, उसे तो 10-5 रुपया ही बांटा जाता है। बड़े बड़े स्थानीय नेता, सरपंच, प्रधान रातों रात लाखों में बिककर भाजपाई से कांग्रेसी और कांग्रेसी से भाजपाई हो जाते हैं। राजनीतिक दलों की वित्तीय व्यवस्था कैसे पारदर्शी हो? कई साल से बहस चल रही है, मगर कई साल से बहस चलकर दम तोड़ देती है। नोटबंदी और कैशलेस की तरह चंदे को लेकर रातों रात फैसले का ऐलान क्यों नहीं हो सकता? कुछ कमी रह जाएगी तो नए नियम और बन जाएंगे, 60वां, 61वां, 62वां। चंदों के मामले में किसी राजनीतिक दल का रिकॉर्ड अच्छा नहीं लगता है। इस विषय पर लगातार शोध करने वाली और जनता को जागरूक करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर की वेबसाइट पर जाकर देखिए। उनके शोध के आधार पर दी वायर में वैशाली रावत और हेमंत सिंह ने एक लेख लिखा है। एडीआर ने 2004 से 2012 के बीच 6 राष्ट्रीय दलों के चंदे का हिसाब किया है। किसी ने नहीं बताया कि 75% चंदा कहां से आया है। आप जानते हैं कि 20,000 से अधिक का चंदा होने पर ही दलों को डिटेल देना होता है, मगर एडीआर का अध्ययन बताता है कि इस मामले में भी राजनीतिक दल पैन नंबर से लेकर चेक नंबर तक सही जानकारी नहीं देते हैं। अपने चंदे का 80% हिस्सा 20,000 की रकम से नीचे दिखा देते हैं ताकि डिटेल ना बताना पड़े। एडीआर के अनुसार सही रिपोर्ट ना देने पर राजनीतिक दलों के खिलाफ सजा या सख्त सजा का प्रावधान नहीं है, जबकि आप अगर आयकर रिटर्न भरने में देरी कर दें, जानकारी गलत दे दें तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि राजनीतिक दल आइटम वाइज खर्चे का हिसाब देते हैं या एकमुश्त। अगर आइटम वाइज हिसाब देते हैं तो क्या उनके पास रैलियों के खर्चे को लेकर दिए गए आंकड़ों का कोई ब्यौरा है? अलग अलग कांग्रेस की रैली 4 लाख, बीजेपी की रैली 2.5 लाख, ऐसा कुछ होता है। हेलीकॉप्टर का कोई ब्यौरा है जिससे पता चले कि हमारे नेता कितना खर्चा करते हैं? एक ही हेलीकॉप्टर कितने पैसे में बीजेपी नेता को ले जाता है और कितने पैसे में कांग्रेसी नेता को? क्या कांग्रेस और बीजेपी ने तब सोचा जब इस साल एक कानून में बदलाव कर अपने लिए विदेशी कंपनियों से चंदा लेने की छूट का रास्ता बना लिया, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस को लंदन स्थित कंपनी वेदांता से चंदा लेने के मामले में दोषी माना और कार्रवाई का आदेश दिया? क्या आपको पता है कि 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल समय पर आईटी रिटर्न नहीं भरते हैं? इस मामले में एडीआर का रिसर्च कहता है कि बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी सब दोषी हैं। जब आम जनता के रिटर्न की स्क्रूटनी होती है तो राजनीतिक दलों की स्क्रूटनी के रिटर्न की स्क्रूटनी किस कानून के तहत मना है, वो क्यों नहीं होती है? 2012-13 और 14-15 में बीजेपी ने बताया ही नहीं कि चंदा कैसे मिला। कांग्रेस ने 2013-14 में चंदा देने वालों के पैन नंबर ही नहीं बताए। इस वक्त हर दल चंदे को लेकर बहस की बात कर रहा है, नैतिक हो चला है। एक मसला चला है कि चुनाव के खर्चे के लिए स्टेट फंड हो। किसी ने इसे नेशनल फंड पुकारा है तो किसी ने पब्लिक फंड कहा है। स्टेट फंड का आइडिया अच्छा है, लेकिन इसे लेकर कई सवाल अभी पूछे जाने बाकी हैं। स्टेट फंड से नेशनल पार्टी को कितना मिलेगा, क्षेत्रीय पार्टी को कितना मिलेगा, नई पार्टी को कितना मिलेगा? क्या सबको बराबर मिलेगा या अलग अलग मिलेगा? बहुत से उम्मीदवार 600 करोड़ की संपत्ति के मामले होते हैं उम्मीदवारों के, इनका खर्चा पब्लिक फंड से क्यों देना चाहिए? गरीब उम्मीदवार का खर्चा सरकार उठाए ये बात समझ में आती है, लेकिन किसी उम्मीदवार की हैसियत 1000 करोड़ की है तो उसका चुनावी खर्चा भारत की गरीब जनता क्यों उठाए? क्या वो चुनाव लड़कर गरीब जनता पर एहसान करने आ रहा है? एक आंकड़े के मुताबिक मौजूदा लोकसभा में 543 में से
449 सांसद 1 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। जिस पार्टी के सबसे अधिक करोड़पति उम्मीदवार हो, क्यों ना उसे सबसे कम चंदा दिया जाए। इससे राजनीति में गरीबों को आगे आने का मौका मिलेगा। आपके एंकर को लगता है कि आइडिया जनता के पैसे से अमीर और शाही घरानों के उम्मीदवारों को मदद करना है। ये और बात है कि आपका एंकर कोई विशेषज्ञ नहीं है। इसकी क्या गारंटी है कि स्टेट फंड से बिजनेस घरानों पर राजनीतिक दलों की निर्भरता कम हो जाएगी। एक दलील है कि जब तक राजनीति से अपराधीकरण नहीं मिटेगा तब तक स्टेट फंड का विचार सफल नहीं हो सकता। क्यों पब्लिक के पैसे से किसी बाहुबली या माफिया के चुनाव को फंड किया जाना चाहिए। अभी उम्मीदवारों के खर्चे की एक सीमा तय है। तमाम नाकेबंदियों के बाद भी आयोग जानता होगा और मानता होगा कि बहुत से उम्मीदवार सीमा से ज्यादा खर्चा करते हैं। चुनाव महंगे हो चले हैं। जब यही लागू नहीं हो सका तो स्टेट फंड से हम क्या हासिल करने वाले हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है 21 अप्रैल 2014 को लोकसभा चुनाव के लिए यूपी के हरदोई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां उन्होंने आपराधिक मामलों वाले सभी सांसदों के बारे में एक प्रण किया और कहा कि जनता की तपस्या बेकार नहीं जाने देंगे। अगर उसकी याद दिलाई जाए और वो पहल अभी कर दें तो 2019 से पहले आपराधिक आरोपों वाले कई सांसदों की लोकसभा से विदाई हो सकती है। कई सांसद आरोप मुक्त हो सकते हैं, हमारी निगाह में अच्छे हो सकते हैं। पीएम ने एक नारा दिया था तब हरदोई में, अपराधियों से मुक्त करो पार्लियामेंट को। ये पुरानी रिकॉर्डिंग सुना रहा हूं। भाइयों बहनों, चुनाव जीत जाओ हार जाओ मुझे कभी परवाह नहीं रहती, लेकिन मैं अपने उसूलों से हटता नहीं हूं। मैंने ठान के रखी है मैंने ठान के रखी है कि 16 मई को बाद जब चुनाव का नतीजा आएगा, नई सरकार बनेगी। नई सरकार के बाद ये जितने पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं, उन फॉर्म में उन्होंने लिखा है किसने कितना गुनाह किया है, किस पर कितने केसेस चलते, सब है ना, आता है ना खबरों में। मैं पहला एक कमेटी बनाऊंगा और मैं कहूंगा कि जितने आज जीत हैं, जरा किस किस पर कौन कौन से गुनाह जरा निकालो। उसमें भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एनडीए वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी को नहीं छोड़ूंगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा इन पे तत्काल केस चलाओ और जो सच्चे गुनहगार हैं उनको जेल में डालो। पार्लियामेंट को साफ करो, पहले अपराधियों से मुक्त करो पार्लियामेंट को। ये हो सकता है भाई को बताइए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और एक बार वो गुनहगार सिद्ध हो गया, जेल जाएगा, उसकी सीट खाली हो जाएगी, नया चुनाव आएगा और कोई गुनहगार अब चुनाव में मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं करेगा। जनता ने आशीर्वाद दे दिया था और वक्त है इन अपराधियों से, आपराधिक मामलों वाले आरोपी सांसदों से मुक्ति का। एडीआर के आंकड़ों के अनुसार बीजेपी के 58 सांसदों ने अपने हलफनामे में आपराधिक मामलों का जिक्र किया है। शिवसेना के 18 सांसदों में से 15 ने ऐसे मामलों का जिक्र किया है। कांग्रेस के 44 में से 8 सांसदों ने ऐसा जिक्र किया है। चूंकि ये महीना संत होने का है, राजनीति में नैतिक होने का है, साधु परमात्मा होने का है, इसलिए पुरानी बात याद दिला दी। नोटबंदी का एक असर अच्छा तो है कि राजनीतिक दलों की साख भी पब्लिक की निगाह में आ गई है। जाहिर है बहुत से बेसिक सवाल होंगे, हम इस पर बात करेंगे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी साहब से। वो ज्यादा इस मामले में पूरे अनुभवी हैं, तो उन्हीं से हमसे बात करेंगे। जैसे जैसे सवाल बनेगा उनकी जानकारियों से सवाल निकलता चलेगा, बातचीत आगे बढ़ती जाएगी। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत पढ़ रहा हूँ मैं कि स्टेट फंड, नेशनल फंड, पब्लिक फंड से राजनीतिक चुनाव के चंदे को एक तरह से उसको स्पॉन्सर किया जाए, दिया जाए। आप लोगों ने भी इस बहस को देखा होगा, लेकिन वो फंड क्या है, उसका भीतरी स्वरूप क्या है, क्या इस पे इसकी कोई कल्पना है दुनिया में या भारत में, जो भी 10 साल बहस हुई है, जिससे हम और समझ सके, सिर्फ नाम ना जाने कि स्टेट फंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? जी देखिए, पिछले 20-25 साल से जब भी मनी पावर इन इलेक्शन का जिक्र आता रहा, करप्शन का जिक्र आता था,
तो 20-25 साल से कई कमेटियां इस पे बैठी कि भाई इसका करप्शन दूर करने का एक तरीका है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस हो, इलेक्शन को स्टेट पैसा दे। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी में थी इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, जिसने 1999 में, जिन्हें उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह भी उसके मेंबर थे, बड़े बड़े प्रोमिनेंट मेंबर थे। उन्होंने कहा कि पार्शियल स्टेट फंडिंग सोची जा सकती है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि उससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी हो। इतनी पैसे लेके खा जाएंगे तो उन पार्टी में भी फंक्शनिंग उनकी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। तो कंडीशनल स्टेट फंडिंग का क्या मतलब? पार्टी मतलब ये नहीं कि 100% दे देंगे, कुछ तरीके से दे देंगे कि उनके जो उनका कैंपेन है उसको फाइनेंस कर दें, उनको फ्री एयर टाइम दे दें, उनको कुछ फैसिलिटीज दे दें, ये मुराद थी। तो कुछ तो आप लोग देते हैं, जैसे एयर टाइम बहुत थोड़ी थी हम देते हैं सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज को। उसकी डेफिनेशन भी मैं बता दूंगा क्योंकि लोग उसको नहीं समझते हैं। उसमें हम देते हैं तो फ्री इलेक्टोरल रोल और फ्री एयर टाइम ऑन पब्लिक ब्रॉडकास्टर और दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो वगैरह। उन पार्टीज को तो उससे ज्यादा तो फ्री का बाकी प्राइवेट चैनलों पे चलता ही रहता है, घंटे घंटे रैलियां कवर होती हैं। जी फिर लेकिन सजेशन आता है कि भाई अगर उसी को एक्सटेंड कर दें प्राइवेट चैनल के लिए भी कर दें, यानी स्टेट आपकी चैनल को फंड कर देंगे। एक संतुलन बना रहा है कि एक ही पार्टी के उम्मीदवार को 3-3 बार लाइव ना चले, 1 घंटा। उनको जो टाइम मिलता है उनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक मिलता है, बिल्कुल इक्वल ना मिलके कि जो ऑलरेडी उनकी विधानसभा और उसमें स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक मिलता है। तो ये उनका उसका क्राइटेरिया, बट वो नॉमिनल है, उसकी उनको इतनी परवाह भी नहीं है क्योंकि अब तो वैसे भी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की जो मोनोपोली थी वो तो है नहीं, बाकी सारी चैनल से और मीडिया से लोगों को पता लगता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी इतना इंटरेस्ट पर उस फैसले से ये था कि सभी बाकी अन्य विपक्षी दलों और जो सत्ताधारी दल है उसमें एक संतुलन बना सकते हैं। प्राइवेट आप सरकारी दूरदर्शन में अगर बीजेपी को आधा घंटा देंगे तो कांग्रेस को भी आधा घंटा मिलेगा और बसपा को भी आधा घंटा मिलेगा। लेकिन प्राइवेट चैनल में ये हो सकता है कि बसपा को कोई घंटा ना मिले, बीजेपी को 1.5 घंटा मिल जाए, कांग्रेस को 1 घंटा मिले। ये तो हो सकता है ना? नो अगर ये स्टेट फंडिंग के तौर पे होगा और आप हमारे स्टेट आपको आपकी चैनल को फंड करेगी तो आप सबको देना पड़ेगा। तो टाइम एलोकेशन तो फिर इलेक्शन कमीशन करेगा ना। फिर भी दुनिया में क्या है ये, कहीं भी ऐसा है? आपने काफी दो बात है। देखिए हिंदुस्तान की डिबेट में जो अक्सर आता है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होनी चाहिए, मैं उसको बार बार अपोज कर चुका हूँ। इलेक्शन कमीशन ने कई बार उसको अपोज किया, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस को, क्योंकि ऑलरेडी आप नहीं चाहते और उसकी मैं वजह दूंगा, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ वो भी आपको बताऊंगा। पहले वजह बताइए कि आप क्यों नहीं चाहते। क्यों नहीं, इसलिए हम नहीं चाहते कि देखिए इस वक्त पोजीशन ये है कि विधानसभा के लिए इस वक्त की लिमिट है 28 लाख और लोकसभा के लिए 70 लाख खर्च कर सकते हैं। लेकिन सबको मालूम है कि 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ खर्च होता है। तो ऑब्वियसली अगर हम स्टेट फंडिंग होगी तो हम 28 लाख तो देंगे। 5-10 करोड़ जो रिश्वत में शराब बांटने में ये लोग करते हैं, वो आप सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि वो खर्चा रुक जाएगा। वो रुक जाएगा, हमारे दिन वो तो रुक नहीं कर सकते, इसलिए आप इसके खिलाफ है। लेकिन हमारी जो ऑल्टरनेटिव फॉर्मुलेशन है कि देखिए डेमोक्रेसी बगैर पैसे के तो चल नहीं सकती। पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए, उनको पैसा चाहिए। स्टेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज नॉट इलेक्शन वो होनी चाहिए, जो कई यूरोप के 70% मुल्कों में वो है। और उसको वो कैसे वर्क करती है? स्टेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी चुनाव का नहीं, यानी चुनाव के बाद। अब जैसे मैंने कैलकुलेशन करके, जी मैं बताता हूँ, मैंने कैलकुलेशन इस पे करके और मैंने 1-2 आर्टिकल इस पे लिखे थे कि हर इलेक्शन के बाद हर वोट के ऊपर अगर हम 100 रुपए दे दें तो पिछले जनरल इलेक्शन में 55 करोड़ वोट पड़े थे। 100 रुपए के हिसाब से हो गए 5,500 करोड़। 5,500 करोड़ की स्टेट फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज को मिल जाए, और ये बड़े रीजनेबल है। क्यों? इन पार्टीज ने अपने 5 साल में जो टोटल कलेक्शन हमको दिखाई है वो 4-5,5 हजार करोड़ ही है। तो भाई जितना आपने मार धार करके टांग किसी के हाथ मरोड़ के किसी के बेईमानी करके जमा की है वो सब छोड़ दो, सारी बैन सीधा शराफत से, डिग्निटी से हमसे लो। तो उस वोट के हिसाब से। लेकिन मान लीजिए कोई नया राजनीतिक फॉर्मेशन आ रहा है, वो चुनाव लड़ना चाहता है, तो वो तो टिक ही नहीं पाएगा उन लोगों। नहीं, लेकिन अभी भी तो नई फॉर्मेशन आती है। आम आदमी पार्टी आई ही थी, फंड रेज कर ही लिए थे। देखिए हम अदरवाइज क्या होगा अगर ये रिस्ट्रिक्शन न लगाए, पोस्ट इलेक्शन परफॉर्मेंस पे न लगाए, तो हर किस्म की गैर जिम्मेदारी, चलो मुफ्त में सरकारी खर्चे पे इलेक्शन लड़ो, चलो मैं भी लड़ू, तो उससे तो बड़ी गैर जिम्मेदारी हो जाएगी। एक सवाल और आता है कि क्या हम ये समझें कि जो भी व्यवस्था हो, जो आपके ही सुझाव से अगर स्टेट फंडिंग
चुनाव के बाद मिले हुए वोटों के हिसाब से अलग अलग पार्टियों को दिया जाए, तो क्या उसमें आपकी कल्पना में ये बात भी है कि जो पार्टियां चुनाव से पहले वो चंदा नहीं लगी किसी से, नहीं, वो तो फिर बैन करना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग बैन करना पड़ेगा। तो चीजें कैसे चुनाव लड़ेंगे? जैसे देखिए, ये मैं 3 साल से 4 साल से ये रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी ने इसको क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि उसके साथ जो शर्तें अटैच हैं वो उनको पसंद नहीं है। शर्तें क्या है कि एक तो सारे फिर प्राइवेट डोनेशन टोटली बैन हो जाएंगे, कोई किसी कॉर्पोरेशन से, किसी कंपनी से, किसी इंडिविजुअल से आप नहीं ले सकते। ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है जो पार्टी मेंबरशिप का 150-5-10 रुपए होता है वो ले लीजिए, बाकी सबको बैन कीजिए। दूसरे, जब इतना पैसा सरकार का होगा तो उसका ऑडिट होगा, सीएजी का ऑडिट होगा। सीएजी के ऑडिट के नाम से तो इनको पसीना आ जाता है। अब हम कहते हैं कि सीएजी ये खुद ना करे, सीएजी एक पैनल बना दे, इलेक्शन कमीशन को दे दे, हम बस पैनल देंगे, तो 10, 15, 20 ऑडिटर में से आप किसी से ऑडिट कराइए। अभी क्या हो रहा है कि हर पार्टी ऑडिट तो कराती है, लेकिन फर्जी, वो अपनी उन्हीं पार्टी के कार्ड होल्डर है, जो चाहते हैं वो लिपोपोती करके दे देते हैं, जैसे कुछ गड़बड़ी नहीं हुई। अगर आपको कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर होने दीजिए। हमारी जो कई साल से इलेक्शन कमीशन की डिमांड है कि हर साल कानूनी तौर पे हर साल पॉलिटिकल पार्टी का एनुअल ऑडिट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑडिटर के थ्रू होना चाहिए, और वो ऑडिट रिपोर्ट वेबसाइट पे डाल दीजिए ताकि लोग खुद देख लें क्या है। हमें इलेक्शन कमीशन को उसके हिसाब किताब में जाने की जरूरत नहीं, हम तो लेके वेब पे डाल देंगे, आप जनता खुद देख लेगी, जवाब दे देगी। वो तो कोई लोकपाल जैसी संस्था हो तभी तो। पर एक आपने जो कहा, अभी भी मैं उस पर स्पष्ट नहीं हूं कि अगर आप बाद में पैसा देंगे, फंड देंगे, तो अभी 2000 मान लीजिए 2019 का चुनाव है, तो उसमें जो वोट प्राप्त करेगा आप उसको 2019-20 में पैसा देंगे, लेकिन 2018-2017 के साल में चुनाव प्रचार वो पार्टी कैसे करेगी? नहीं, अब देखिए, बिल्कुल ही हम पहले से देने लग जाए, जैसे मैंने कहा ना, अगर हम पहले से देने लग जाए तो फिर तो नई पार्टियां भी खड़ी हो जाएंगी। कोई इश्यू हो सकता है डिबेट में आएगा, 1800 पार्टियां बोगस पार्टियां भी हैं, वो 10-20 खड़ी हो जाएंगी, हमको भी दे दो। लेकिन तो फिर वो कांग्रेस बीजेपी अपना हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे कैसे, जो सिर्फ व्हाइट मनी से उड़ता है? अभी भी तो उड़ाते हैं ना, अभी उनके पास फंड तो है ही है। लेकिन वो जब चुनाव में जाती है तो किसी से लेके भी तो आती है ना, कि लड़ना है चुनाव में, उनकी जरूरतें बढ़ जाती हैं कि अब हर विधानसभा में तो जाना है। तो मैं कहता हूँ देखिए, आम आदमी पार्टी का मॉडल लीजिए, ये तो बिल्कुल नई पार्टी थी, हमारी आंखों के सामने पैदा हुई है। जब इन्होंने अपने एजेंडा लेके आए, दिल्ली बहुत सीमित जगह है, दिल्ली और यूपी से नहीं, डजंट मैटर, लेकिन एज ए कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता है ना कि उन्होंने एक नया आइडिया, लोगों ने सपोर्ट किया, पैसा भी दिया, खूब दबा के दिया। तो किसी भी आप बिजनेस में जाते हैं, इन्वेस्टमेंट तो आपको पहले अपनी करनी पड़ती है, तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपने पहले की, क्या खर्चा किया, और इस उम्मीद में कि मुझे वापस मिलेगा स्टेट फंडिंग के जरिए, तो आदमी उसको उधार भी मिल जाएगा। ठीक है। अब जो यूरोप की जो व्यवस्था, एक सेकंड में और मॉडिफाई कर दूं, क्योंकि ये तो एक आइडिया, अगर आइडिया को मंजूर करें तो इसकी जो ऑपरेशनल डिटेल तो बहुत सारी हो सकती है, उसमें हम एडवांस भी देने की बात कर सकते हैं, जो आपकी बात का जवाब भी हो जाएगा कि हम इनको पहले से कुछ एडवांस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट परफॉर्मेंस दे विल गिव, बाद में उनका परफॉर्मेंस क्या होगा उसको छोड़ के बिना भी थोड़ा एडवांस 10%, 20% पहले दे सकते हैं। ठीक है, पर हम क्यों मान लें कि यूरोप की जो व्यवस्था है वो सबसे दुरुस्त व्यवस्था है? जिन देशों का उदाहरण आपकी आंखों के सामने है, और वो यहाँ हिंदुस्तान में एप्लीकेबल नहीं। देखिए, यूरोप से अगर कंपेयर करें, लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन में जो करप्शन है वो देश की सारी करप्शन का रूट है, फाउंडेशन है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप करोड़ों रुपए इलेक्शन में खर्च करेंगे तो करोड़ों आपने जमा करने पड़ेंगे, और अभी आपने दिखाया कि कितना 80% जो उसकी कलेक्शन है उसके सोर्स पता नहीं, वो ब्लैक मनी किसकी है, वो ड्रग मनी हो सकती है, वो क्राइम माफिया की हो सकती है, रियल एस्टेट माफिया की हो सकती है, फॉरेन मनी हो सकती है, कुछ पता ही नहीं। तो कम से कम जब इसका रूट कॉज हो गया तो इसलिए उसको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब आप करोड़ खर्च करते हैं तो आपको फिर जमा करने का, जमा कहाँ से करते हैं, किसी कंपनी से। कोई फ्री लंच तो होता नहीं, जैसे अगर आप 10 करोड़ लेंगे तो उसके जवाब में कोई लाइसेंस देंगे, उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट देंगे, और सब बेईमानी का एक विशेष सर्कल शुरू हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान क्या इन जब अकाउंट को देखा होगा, जो 20,000 से नीचे के कम के होते हैं, जो करोड़ों रुपए, उनके हिसाब क्या होते हैं, कौन लोग दिए होते हैं इतना सारा पैसा? उसमें ये होता है कि वो जब बिल आता होगा पूरे बिल के साथ जमा करते हैं, रसीद के साथ, या इतना लिख देते हैं कि हमको 500 करोड़ 20,000 से
कम के नीचे इतना ही लिख देते हैं। तो यही करते हैं कि 20,000 से ऊपर का तो चेक से होना जरूरी है, वो इनकम टैक्स के रूल में भी है। ठीक। तो 20,000 से अगर किसी ने 1 करोड़ भी दिया तो वो 19,999 के कैश कलेक्शन के लेके दे देंगे, और अगर उससे नीचे का तो चेक भी हो तो वो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे अमाउंट कर दें। तो सिर्फ वो लिख के बताते हैं कि हमें इतना पैसा मिला, एक लाइन में लिख दिया, इतना पैसा कैश में मिला कि हमने डब्बा रखा था और लोगों ने उसमें दान डाला। अच्छा, देखिए ऐसा वैसा वो लिखते हैं कि डब्बा रखा, बिल्कुल ऐसा कैश कलेक्शन कीजिए, कैश कलेक्शन है, उसका हिसाब किताब तो है ही नहीं, लीगली उनसे पूछा नहीं जा रहा था उनको। एक सवाल मैंने उसमें उठाया था, ये बेसिक सवाल जैसे, इससे काफी तस्वीरें क्लियर होती हैं। पार्टियां जब रैलियों का हिसाब देती हैं, क्या वो देती हैं कि आगरा की रैली में 50 लाख खर्च हुआ, या कानपुर की रैली में 20 लाख खर्च हुआ, या फिर पटना की रैली में 30 लाख खर्च हुआ? जी बिल्कुल, वो ऐसा देता है। तो आपको उस खर्चे में अंतर होता है या हर जगह की रैली एक ही होता है? क्योंकि देखिए, तो हिसाब 2 लेवल पे हम लेते हैं कि एक तो कैंडिडेट से लेते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन। 15 दिन का जो कैंपेन चल रहा था उसमें 3 बार हर कैंडिडेट को रिटर्निंग अफसर को आके अपना रजिस्टर दिखाना होता है, रजिस्टर में दिखाना होता है। ठीक है। तो उसमें वो बेईमानी करते थे, एक रैली में 10 लाख खर्च किया, उन्होंने हमको दिखा दिया 50,000। तो हमने इसकी एक शैडो अकाउंट बनाने शुरू किए कि हम क्या करते हैं, पूरा वीडियो वॉच करते रहते हैं, हर रैली की हमने टेप रिकॉर्ड किया हुआ था, वो वीडियो रिकॉर्डिंग। जब ये आते हैं कि जब हमने इस रैली में 50,000 खर्च किए, हम उनको आईना दिखाते हैं कि साहब आपकी रैली तो इतनी ग्रैंड थी, इतनी का तो टेंट आया होगा, इतनी के क्या वो हिसाब रिवाइज करते हैं? तो चूंकि उस वक्त उनको करेक्शन का मौका होता है। हाँ। तो उसी हाँ जी सॉरी गलती हो गई, चलो इसे तो अगर इससे होगा तो इसका मतलब क्या इलेक्शन कमीशन के पास तत्काल मौके पर इतना पावर है कि वो हिसाब 50,000 की रैली को अपने अनुभव से 15 लाख कर सकती है, फिर तो उसका हिसाब खर्चा नहीं, वो उसकी वजह ना, क्योंकि हमें तो रेट मालूम है, बल्कि होता क्या है कि कलेक्टर रेट कलेक्टर हर साल अपने हर चीज के मिनिमम रेट करते ही है कि चाय की प्याली का रेट भी कलेक्टर ने फिक्स किया होता है कि अगर आपने किसी को 10 रुपए की चाय की प्याली बताया और आपने कहा 50 पैसे खर्च किए तो बेईमान है, क्योंकि कलेक्टर ताकि अंडर इनवॉइस ना करे। अदरवाइज होता है कि 100 खर्च करिए, दिखाइए 5, उसका इलाज ये कलेक्टर। अब मेरा एक सवाल है कि इलेक्शन स्टेट फंड, नेशनल फंड या पब्लिक फंड, चाहे जिस भी रूप में पहले से दिया जाए या बाद में दिया जाए, ये 2 मॉडल आपने रखा, ये ऐसे उम्मीदवार को क्यों दिया जाए जो लोकसभा के रिकॉर्ड बताते हैं उम्मीदवारों की आर्थिक पृष्ठभूमि के, उनसे पता चलता है कि अब करोड़पति उम्मीदवार या पारिवारिक घरानों के उम्मीदवारों को ज्यादा पार्टियां प्रोत्साहित कर रही हैं। अब मान लीजिए कि उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक राजू साहब हैं, मंत्री हैं, उनका कोई 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। महेश शर्मा जी का कहीं पढ़ रहे थे, उन्होंने अपनी संपत्ति को 18 करोड़ बताई है, बहुत सारा अस्पताल वगैरह है। किसी की संपत्ति गडकरी जी की 6, 7, 8 करोड़ कुछ इस तरह से है। तो ये लोग जब चुनाव लड़ेंगे तो इनको क्यों मिलना चाहिए स्टेट फंड से? हम कैंडिडेट को देने की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो पार्टी को देने की बात। अगर आप पार्टी को देंगे और पार्टियां अरबपति उम्मीदवारों को चुनाव में देंगी तो अब वही तो बात होगी ना कि आप सीधा दें या पार्टी को दें। नहीं, वो ऐसे उम्मीदवारों को जो आराम से 70 लाख रुपया का एक लिमिट खर्च कर सकते हैं, जिसके पास 228 करोड़ है जी, वो तो निश्चित रूप से कर सकता है। तो वो पार्टियों को दे के हम ऐसे हाथ वहां तो शर्त लगाएंगे ना कि आप इस पैसे से इतने गरीब उम्मीदवारों को देखिए प्रोत्साहित करेंगे कि ऐसे 600 करोड़ वाले को भी आप 70 लाख देना चाहते हैं। देखिए रवि जी, जब हम पार्टी को दे रहे हैं तो पार्टी भी तो एकदम बेवकूफ तो नहीं कि जो करोड़पति को वो दे देगी, वो तो गरीब परिवार उन्हीं को देगी। अब जिसके पास 600 करोड़ है वो हमारे द्वारा दिए गए पॉलिटिकल पार्टी से 50 लाख लेके करेगा क्या? उसको उसकी जरूरत भी नहीं है। नहीं, हम उसको नहीं छोड़ सकते। बात यह है कि अगर पार्टियां जो रिकॉर्ड बताती हैं सांसद बनने के जो उपलब्ध हैं अभी पिछले कई विधानसभा या लोकसभाओं से, कि वो करोड़पति उम्मीदवारों को चुनाव में लेकर आ रही है। जी जी। तो ये साधन संपन्न उम्मीदवारों को जब लेकर आ रहे हैं तो इनको चुनाव लड़ाने के लिए भारत की जनता अपने टैक्स के पैसे से क्यों मदद दे? नहीं, आप ये सोच के चलिए ना कि हम इसमें शर्त लगाई जा सकती है कि जो पार्टी भी जिनको देगी वो अमीरों को नहीं देगी, गरीबों को देगी। ये शर्त होनी चाहिए ना, हो सकती है, बड़ी आसानी। ये तो अजीब लग रहा था कि जो करोड़पति उम्मीदवार हैं उनको 70 लाख का चेक भारत की जनता के पैसे से, जो भी आप फंड बनाएंगे अंततः वो पब्लिक फंड ही होगा ना। हालांकि नहीं, मेरा कहना तो ये है कि देखिए जो कोई माफिया बाहुबली आ जाए जिसने शहर के सारे कई मकान जमीनों पे कब्जा किया हुआ है और उसपे भी हम लोग उसको चुनाव में दे रहे हैं पब्लिक फंड। आप ठीक कह रहे हैं, इसीलिए 2 चीजें बड़ी साफ हो गई। एक तो हम कैंडिडेट को देने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो पार्टी को देने। पार्टी में मेरा विश्वास है कि कॉमन सेंस है कि वो जो गरीब है कैंडिडेट उनको देंगे। तो कॉमन सेंस पे नहीं छोड़ा, नहीं कोई बात नहीं, पब्लिक का पैसा है, कोई बात नहीं। अगर कोई कॉमन सेंस पे छोड़िए, रूल भी बना दीजिए। मेरा पॉइंट ये कि अभी इस उसूल को हम और आप जानते हैं सर कि कोई पार्टियां किसी गरीब को टिकट नहीं देती हैं, बहुत मजबूरी हो, कोई जातिगत समीकरण हो तभी देती हैं।
प्रतिशत तो सशक्त उम्मीदवारों का मैं ये आर्गुमेंट आपको सुनाना चाहता था। हाँ। कि जब आपको मालूम है कि पार्टियां तो 10 करोड़ लेके देती हैं, तो 50,000 रुपए उस पार्टी फंड से उसको देके करेंगी क्या, और वो भी लेके क्या करेगा। लेकिन मैं कहता हूँ उतनी डिटेल में इसलिए अभी न जाए कि अभी तो इस उसूल को ही नहीं माना इन्होंने कि इस स्कीम को देखने की जरूरत है। इसकी ऑपरेशनल डिटेल्स 20 वेरिएशन हो सकती है जो डिस्कशन से कंसेंसस से इवॉल्व की जा सकती है। हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद जो चंदे की पारदर्शिता है, जो आप अन्य सुधारों की बात कर रहे हैं कि सिर्फ इसे फंड के रूप में ना देखा जाए, उस पर हम चाहते हैं कि उस पर भी थोड़ी सी बातचीत हो जाए।